गुड मॉर्निंग गाइस। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो सोसाइटी थी फ्रेंच 18th सेंचुरी में, आज उसका हम आउटब्रेक पढ़ेंगे रेवोल्यूशन का। तो क्या था, जो लुई 16 था वो अब क्या किया, उसने और प्राइजेज बढ़ाने के लिए वो सोच रहा था। तो अब क्या था, अब उसे ज़्यादा टैक्सेस बढ़ाने थे। तो अब उसके लिए जब किंग को ज़्यादा टैक्सेस बढ़ाने होते हैं, उसके पास इतनी पावर नहीं होती। उसे एक ईस्टेट जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईस्टेट के लोग आते हैं। वो ईस्टेट जनरल क्या है, एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें 3 ईस्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव सेंड करती है, जो पिछली बार 1614 में हुई थी और अब वो 5 में 1789 को हुई। जो लुई 16 था उसने एक असेंबली बुलाई ईस्टेट जनरल की, और उसमें 300 रिप्रेजेंटेटिव्स फर्स्ट और सेकंड ईस्टेट से आते हैं, 300 और थर्ड ईस्टेट से 600 मेंबर्स आते हैं। तो अब क्या था, जो पीजेंट्स, आर्टिसंस और जो वुमेन्स थी वो अंदर नहीं आ सकते थे। अब जो लोग थे थर्ड स्टेट के, वो 40,000 लेटर लेके आए थे अपने साथ। तो अब क्या था, जो मीटिंग होती थी वो कैसे होती थी, ईच स्टेट वन वोट। लेकिन इस टाइम जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने कहा कि इस बार वोटिंग होनी चाहिए, ईच मेंबर वन वोट। जो उन्होंने रूसो की बुक सोशल कंट्रैक्ट में पढ़ा था। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड स्टेट के, वो जब उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसे नहीं करेंगे, तो वो जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, वो असेंबली से बाहर निकल गए प्रोटेस्ट करने लग गए। अब वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे उन्होंने अपने आप को स्पोक्समैन का फॉर होल फ्रेंच नेशन, मतलब आपको नेता का। अब क्या था, 20 जून 1789 को वो हॉल ऑफ वर्साइज जो था, ग्राउंड्स ऑफ वर्साइज पे जो इनर टेनिस कोर्ट था उधर आ गए, और जहाँ वहाँ पे इंडोर टेनिस कोर्ट ओथ हुआ था। उन्होंने वो उसको एक नेशनल असेंबली कह दिया अपने आप को, और उन्होंने कहा कि जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा फ्रांस का, जो मोनार्च की पावर को लिमिट नहीं करेगा, तब तक हम वहाँ से नहीं जाएंगे। वो एक मीराबाव और एबिसीज से उनका नेतृत्व कर रहे थे। जो मीराबाव था वो एक नोबल फैमिली में बोर्न था, लेकिन वो कन्विंस था नीड के लिए। उसे लगता था कि जो फ्रीजियल प्रिविलेजेस होने चाहिए वो नहीं होने चाहिए। तो अब क्या था, उसने बहुत अच्छी पावरफुल स्पीचेस दी क्राउड को, जो असेंबल हुई थी वर्साई पे। जो एबीसीज था, उसने ओरिजिनली वो एक प्रेस्ट था, उसने एक इनफेशियल पैम्फलेट लिखा जिसमें उसने कहा व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। वाइल जो नेशनल असेंबली थी सारी, वो वर्साइज पे बिजी थी एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने, और बाकी जो फ्रांस था वो सीथेड विद टर्मोइल का मतलब है कि वो गुस्से में था। एक स्वियर मिंटर मतलब एक बैड हार्वेस्ट। तो क्या हुआ, प्राइस ब्रेड के रोज़ हो गए, और जो बेकर्स थे उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और जो सप्लाईज थी वो रोक ली। और जब लॉन्ग आवर्स उन्होंने कतारों में लग के लोगों ने लगाए, तो उसके बाद लोग एंग्री हो गए। तो जो एंग्री वुमेन्स थी क्राउड की, वो शॉप्स के अंदर शॉप के अंदर भागी, वो उन्होंने शॉप को तोड़ना शुरू किया। और उसी सेम टाइम पे ये रूमर स्प्रेड हो गए कि वो जल्दी जो किंग जो है वो अपनी आर्मी को कह देगा कि वो जल्दी सिटीजन्स के ऊपर फायर करे। तो 14 जुलाई को क्या हुआ, जो एगिटेटेड क्राउड थी वो बेस्टाइल की ओर मूव करी और बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब क्या था, जो अफवाहें फैली थी वो विलेज टू विलेज फैली थी कि जो मैनर होता है कि एक ईस्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लैंडलॉर्ड लैंड्स एंड इज मैंशन। जो लैंडलॉर्ड है उसके पास हेड बैंड्स ऑफ ब्रिगडांस हैं हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। कोट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वो सीज्ड होस, उन्होंने अपने सामान पकड़ लिए और अटैच कर लिया क्विस्क
वो क्या होता था, जो रेजिडेंस नोबल और किंग का जो होता था उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया, अटैक कर दिया। तो अब क्या था, उन्होंने सारे जो उन्होंने रोके हुए ग्रीन थे वो सारे ले लिए, और जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे जला दिए। अब क्या था, जो लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स थे वो अपने होम से निकल गए और वो दूसरी कंट्रीज़ में जाना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर अब क्या हुआ, लुईस 16 ने फाइनली नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे दी और उसने ये प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया कि अब से उसकी पावर चेक होएगी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। अब क्या था, जो रात थी 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने एक डिग्री पास की, एक लॉ पास किया जिसमें उन्होंने एबलिश किया जो फ्यूडल सिस्टम था ऑब्लिगेशन और टैक्सेस का, उन्हें ख़त्म कर दिया। अब जो मेंबर्स थे सिलर्जी के वो खुद फोर्स थे कि वो प्रिविलेजेस को छोड़ दें, उन्होंने अपने फ़ायदे अपनी फैसिलिटीज़ को छोड़ दिया। अब जो थिट्स थे वो भी ख़त्म हो गए, वो भी अबोलिश्ड हो गए, और जो लैंड्स थी जो चर्च ओन करती थी वो भी उनसे वापस ले ली गई। अब जो एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 2 लाख बिलियन लिवरेज उसके पास आ गई और जो कर्ज था वो उतर गया। अब क्या हम आगे बढ़ेंगे, फ्रांस जो रेवोल्यूशन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया। तो 1791 तो कॉन्स्टिट्यूशन सारा ड्राफ्ट हो गया। इसकी मेन ऑब्जेक्टिव हमें पता है कि लिमिट करनी थी पावर मोनार्च की। अब क्या था, एक पर्सन के हैंड में अब पावर नहीं दी गई थी, अब वो सेपरेटेड थी। जो हमने पहले पढ़ा था कि उस हिसाब से थी, जो स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने कहा था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उस हिसाब से नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था और इसे फ्रांस से एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची बन गया। अब ये जो है फिगर ये आपको बताते हैं कि फ्रांस में क्या था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है, इसमें से कुछ कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1971 में क्या था, वेस्ट था पावर का टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड, दैट इज citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly. Not all citizens, however, had the right to vote. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a labor wage were given the status of active citizens. That is, they were entitled to vote. The remaining men and all women were classified as passive citizens. To qualify as an elector, then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers. अब इसका क्या मतलब था कि जो एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स आ गए, जो वुमेन थी, चिल्ड्रन थे बिलो 25 के, वो सारे पैसिव सिटीजन्स हो गए, जो अबाउट 3 मिलियन मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, और बाकी जो 4 मिलियन थे मैन एक्टिव सिटीजन्स वो एंटाइटल थे वोट के। 28 मिलियन पॉपुलेशन में से उनको ही सिर्फ वही वोट कर सकते थे एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन वोट नहीं कर सकते थे। और एक्टिव सिटीजन भी वो थे मैन जो हमने पढ़ा है कि 3 डेज ऑफ लेबर वेज, मान लो एक दिन की एक लेबर वेज 100 है, तो वो अगर 300 एक दिन का भरेंगे तो ही वो एक्टिव सिटीजन्स होंगे। और अगर किसी को मेंबर बनना है असेंबली का या क्वालिफाई होना है इलेक्टर के लिए, तो उसे हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, मतलब अगर 300 कोई दे रहा है एक दिन का, तो उसे कम से कम 900, 1000 ऐसे देना पड़ेगा। तो ये था। और अब क्या था, जो 4 मिलियन मैन थे वो इलेक्टर्स को चूज़ करते थे, जो 50,000 इलेक्टर्स थे, और वो 50,000 इलेक्टर्स नेशनल असेंबली जिसमें 745 मेंबर्स को चूज़ करते थे। अब ये जो नेशनल असेंबली थी ये कंट्रोल रखती थी किंग के ऊपर और मिनिस्टर्स के ऊपर जो उसके, और वही वैसे ही वो जज को भी वोट करते थे। तो अब क्या था कि अगर मान लो किंग ने एक लॉ बनाया और वो अगर लोगों को पसंद नहीं आया, अगर नेशनल असेंबली के मेंबर्स को पसंद नहीं आया, तो वो उसे काट सकते थे, उस लॉ को ख़त्म कर सकते थे। ये था। और अब हम आगे पढ़ेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन था फ्रांस का वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इस चैप्टर की। इस चैप्टर को पढ़ने का जो मेन मोटिव है ये है पैरे में। इसमें क्या है, जो डिक्लेरेशन होगी राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन की। अब राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ताकि आप अपना ओपिनियन रख सको, इक्वालिटी बिफोर लॉ,
इक्वालिटी जो पहले होनी चाहिए लॉ से, ये सारे नेचुरल राइट्स माने गए जो हर ह्यूमन बीइंग को बाय बर्थ मिलेंगे। ये मेन पैरा था। और इसके बाद यहाँ पे सोर्सेज हैं, ये वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद कुछ रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स हैं, ये भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सीधा अब आगे फ्रांस एबोलिशेस मोनार्ची एंड बिकेम अ रिपब्लिक वाला कल करेंगे। ये जो टॉपिक है बहुत बढ़िया है। आगे इसमें बहुत इसमें उथल पुथल भी है, फिर नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी है। और ये हम चैप्टर को आराम से डिवाइड कर करके करेंगे। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।